रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। आपको याद होगा आज से ठीक 2 साल पहले जब ये हुकूमत बनी तो इनका मौक़िफ़ क्या था। ये हुकूमत बनने से पहले एक महंगाई मार्च किया गया था जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी, और उसमें ये कहा गया था कि पाकिस्तान में महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। 11% से 13% के बीच में महंगाई रहती थी। तो ये कहा गया था कि ये महंगाई इतनी ज़्यादा है कि आम आदमी की कमर टूट गई है। उस वक्त शहबाज शरीफ ने, मरीम नवाज़ ने, बिलावल ने, जरदारी साहब ने, नवाज शरीफ ने, इन सब ने अवाम से वादा किया था कि इमरान खान की हुकूमत को गिरा कर वो एक ऐसी हुकूमत बनाएंगे जिसमें महंगाई को वो नीचे लेकर जाएंगे। दावा ये था कि उस वक्त आटे की कीमत थी 55 रुपये किलो। इन्होंने कहा कि इसको हम ले जाएंगे 30 रुपये किलो पे। पेट्रोल की कीमत उस वक्त 150 रुपये लीटर से कम थी, और दावा इन्होंने ये किया कि ये पेट्रोल की कीमत को कम करके ले जाएंगे 70-72 रुपये लीटर पे। डॉलर जो है वो उस वक्त 180 रुपये के आसपास था, और दावा ये किया जा रहा था कि डॉलर को 100 रुपये का कर देंगे। यानी ये मैं मोटी मोटी चीज़ों का आपको बता रहा हूँ। इसी तरह गैस की और बिजली की कीमतों में बहुत ज़्यादा कमी के दावे किए गए थे। ये सारे दावे करने के बाद ये हुकूमत बनती है, पीडीएम हुकूमत बनाती है, और इस मुल्क पर पीडीएम ने तकरीबन 1.5 साल हुकूमत की। फिर पीडीएम की जो बाकियात थी, जो आज भी उनका हिस्सा है, उन्होंने एक निगरान हुकूमत बनाई, वो इनका हिस्सा ही है। यानी मोहसिन नकवी अभी भी हुकूमत का हिस्सा है, यानी अनवारुल्लाह काकड़ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट हैं। वज़ीर दाखिला जो थे वो भी इस वक्त हुकूमत का हिस्सा हैं, सरफराज भुगटी साहब। तो ये तमाम जो लोग निगरान सेटअप का हिस्सा थे, ये पीडीएम का एक्चुअली हिस्सा है। ये उनका ही तसलसल था। ये 2 साल से एक ही तसलसल चला आ रहा है। 2 साल इनको गुजर गए हैं, और 2 साल के बाद इन्होंने पाकिस्तान की मईशत के साथ क्या किया है, ये एक रिपोर्ट मैं आपके सामने जो रखने जा रहा हूँ, ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट जो हेडलाइन छापती है वो क्या कह रही है कि बिजली और गैस की कीमतों में इजाफे से महंगाई पाकिस्तान में 50 साल की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंची है। यानी 2 साल पहले इन लोगों ने आपके साथ जितने वादे किए, 2 साल पहले इमरान खान की हुकूमत को गिराते हुए तहरीक अदम एतमाद ला के उसके ऊपर जैसे भी इन्होंने अमल दरामद किया और इनकी जो भी हेल्प की गई, वो सारी चीज़ें तो डिस्कस करते रहते हैं। अब पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है कि इमरान खान की हुकूमत कैसे गिरी। लेकिन असल बात यह है कि जो वादे इन्होंने किए थे कि इमरान खान अच्छा डिलीवर नहीं कर रहे, हम बहुत अच्छा डिलीवर करेंगे, वो वादे कहाँ तक पूरे हुए। आज की तारीख में जो आलमी मंडी में क्रूड ऑयल की जो कीमत है वो है $86 फ़ी बैरल के करीब, इससे थोड़ा सा ज़्यादा है 86 से। इमरान खान के दौरे हुकूमत में जो आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें थी वो $100 से ऊपर रही थी। इवन $124 फ़ी बैरल तक वो गई थी। इसके बावजूद इमरान खान साहब ने पेट्रोल की कीमत को 150 रुपये लीटर से ऊपर नहीं जाने दिया। जब उन्होंने हुकूमत छोड़ी तो उस वक्त पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें ऐसे थीं कि पेट्रोल उस वक्त भी 145 रुपये फ़ी लीटर बिक रहा था। इसको 70 रुपये का करना था इन्होंने। आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें $70 फ़ी बैरल तक पहुंची इनके दौरे हुकूमत में। आज भी 86 है, यानी इमरान खान के दौरे हुकूमत की निस्बत आज भी 30 से 35% आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आज भी कम हैं इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत के मुकाबले में। लेकिन ये कितने का बेच रहे हैं? 290 रुपये का। यानी इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत की निस्बत आज पेट्रोलियम मसनूआत की आलमी मंडी में कीमतें तकरीबन 35% कम हैं, और पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट है वो दुगनी कीमत पे बेच रही है। जिन्होंने आधी कीमत पे बेचना था उस कीमत पे, यानी जब इमरान खान साहब के दौर में जो आलमी मंडी की कीमत थी उस पे उन्होंने आधी कीमत पे बेचना था, आज 35% उससे कम है और ये डबल कीमत के ऊपर बेच रहे हैं। ये इन्होंने पाकिस्तान के साथ किया। अब वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट है वो क्या बता रही है, ये डाटा मैं आपके सामने रखता हूं। देखें, ये डाटा 50 साल का है, और 50 साल का डाटा ये कह रहा है, आलमी बैंक की जानिब से जारी रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तान में रवा माली साल की पहली छमाही में महंगाई 1974 के बाद से लेकर अब तक सबसे ज्यादा रही है। इस रिपोर्ट में बिजली और गैस की कीमतों में इजाफे को महंगाई बढ़ने की सबसे बड़ी वजह करार दिया गया है। गैस की जो बिल आए हुए हैं, मैं इसके बारे में आपको बता चुका हूं कि आम आदमी वो अदा ही नहीं कर सकता।
जितनी टोटल महाना इनकम होती है ना अच्छा खासा कमाने वाले बंदे की, 50,000 से 1 लाख रुपए तक बिल आया हुआ है 10-10 मरले के घर वालों को, इतने इतने बिल आ गए हैं। अब आलमी बैंक की रिपोर्ट में बताया गया कि जो शहरी इलाके हैं उनमें तवानाई की वजह से जो महंगाई है वो 50% तक बढ़ गई है। बिजली और गैस की कीमतों में इजाफे से पैदावारी लागत में काफ़ी इजाफा हुआ है। माली साल की पहली छमाही में शहरी इलाकों में तवानाई के अफराते ज़र 50.6% तक महंगाई बढ़ी है। अब ये डाटा मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैं आपके सामने कुछ फैक्ट रख देता हूँ। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में महंगाई एक दफ़ा बहुत ऊपर गई थी जब पाकिस्तान 2 लाख हुआ था 1971 में। उसके बाद पाकिस्तान को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। तो 1974 में महंगाई की एक बड़ी खौफनाक वेव पाकिस्तान में आई थी। आलमी सतह पे बड़े हालात ख़राब भी हुए, इसके बावजूद कभी पाकिस्तान में इतनी महंगाई नहीं हुई। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में नहीं हुई, ज़ियाउल हक़ के दौर में नहीं हुई, बेनज़ीर के दौर में नहीं हुई, नवाज शरीफ के दौर में नहीं हुई, परवेज़ मुशर्रफ के दौर में नहीं हुई, ज़फ़रुल्लाह जमाली के दौर में नहीं हुई, बहुत सारे निगरान वज़ीर आज़म आए उनके अदवार में नहीं हुई, और उसके बाद शौकत अज़ीज़ के दौर में नहीं हुई, यूसुफ रज़ा गिलानी के दौर में नहीं हुई। इतनी महंगाई जो है वो राजा परवेज़ अशरफ के दौर में नहीं हुई। इतनी महंगाई शाहिद खाकान अब्बासी और इमरान खान के दौर में भी नहीं हुई। जो महंगाई के रिकॉर्ड शहबाज शरीफ साहब ने तोड़ दिए हैं, यानी छोटे मियाँ साहब ने महंगाई के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और पाकिस्तान में 50 साल तक की महंगाई का सबसे बड़ा बोझ लाकर इन्होंने डाल दिया, वो कारनामा करके इन्होंने दिखा दिया है। अब आए इस बात की तरफ कि इन लोगों ने कुछ वादे किए थे इलेक्शन में। मरीम नवाज ने, हमजा शहबाज ने, अलीम खान ने भी किया था, शहबाज शरीफ ने भी किया था, नवाज शरीफ ने भी किया था, जरदारी ने भी किया था। इन लोगों ने वादा किया था, पीपल्स पार्टी और PMLN ने ज़्यादा वादा किया था। वादा इनका ये था कि जो 300 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करता है पाकिस्तान का गरीब तबका, जो बहुत बड़ी तादाद में है लोग, जो बिल्कुल गरीब है बेचारे, एक पंखा एक लाइट और थोड़ा सा वो इस्तेमाल करते हैं, एक आधा कोई थोड़ा और 1-2 कमरों का जिनका घर होता है छोटा सा, जो बहुत कम बिजली इस्तेमाल करते हैं और बिजली को बचाते हैं, वो 300 यूनिट तक मैक्सिमम जाते हैं। इन्होंने ये दावा किया था आवाम से वोट मांगते हुए कि आप हमें वोट देंगे ना तो हम आपको 300 यूनिट तक बिजली फ्री कर देंगे, आपसे हम बिल ही नहीं लेंगे पाकिस्तानियों से। ये इन्होंने दावा किया था। आज इस दावे का कोई जवाब ही नहीं है। ये पब्लिक के बीच में जाकर फेस करने के लिए तैयार ही नहीं है। मेरा पाकिस्तान के उन तमाम अवाम से जिनका बिजली का बिल 300 यूनिट से कम आता है, उनसे गुजारिश है कि वो इन हुक्मरानों से जवाब तो मांगे, इनसे पूछे तो सही कि भैया आपने हमसे वादा करके वोट मांगा, अब आपकी हुकूमत बन गई है, चाहे हमने आपको वोट नहीं दिया लेकिन जैसे भी करके आपने हुकूमत बना ली है, अपना वादा पूरा कीजिए। अब इनको चाहिए कि ये लोगों में जाएं, निकलो बाहर, निकलकर गरीबों के बीच में जाओ, उनका सामना करो। अब यानी गरीब आदमी का आटा आता है इनके पास, उसके ऊपर या तो मियाँ साहब का मुंह लगा देते हैं, फिट कर देते हैं, या उसको दुकानों के अंदर बेच देते हैं। बाद में किसान कार्ड आता है, उसके ऊपर भी मियाँ साहब का मुंह फिट कर देते हैं। इनका बस चले ना, ये पाकिस्तान के नोट के ऊपर भी मियाँ नवाज शरीफ साहब का मुंह लगा दें, इनका अगर बस चले तो। जिन गरीबों के पैसों के ऊपर ये प्रोटोकॉल एंजॉय करते हैं, दुनिया भर की सैरें करते हैं, उन गरीबों को रिलीफ देने के लिए इनके पास कुछ नहीं है। 300 यूनिट तक का इन्होंने वादा किया था, आज तक इन्होंने वादा पूरा नहीं किया। अब इस वक्त आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम होने के बावजूद इन्होंने गरीब आदमी को कोई रिलीफ नहीं दिया। नाज़रीन, एक और मामला जो है वो सोशल मीडिया पे भी बहुत उठा हुआ है, लोग उसके बारे में सवालात पूछ रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान एक खुद मुख्तार, आज़ाद और ताकतवर मुल्क है। पाकिस्तान के पास दुनिया की माशाल्लाह 6ठी बड़ी ताकतवर फ़ौज है। हम एक एटॉमिक पावर हैं। दुनिया में कितने मुल्क हैं जिनके पास एटम बम है? 7 मुल्क है टोटल। पाकिस्तान एटमी पावर है, बहुत ताकतवर मुल्क है। तो पाकिस्तान के हवाले से बहुत सारे सवालात पाकिस्तान के अंदर लोग उठा रहे हैं कि इंडिया ने ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर 20 पाकिस्तानियों को कत्ल किया, बल्कि ये खुली दहशतगर्दी उन्होंने पाकिस्तान के अंदर की। पाकिस्तान पहले ये कहता रहा बार बार, इसके ऊपर पाकिस्तान ढंडोरा पीटता रहा, दुनिया को बताता रहा, लेकिन कोई मानता नहीं था। अब इंडिया ने खुद एतराफ़े जुर्म कर लिया है कि उन्होंने पाकिस्तान के अंदर घुसकर 20 लोगों को कत्ल किया और पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी उन्होंने की है। ये खुद मान गए। वो ना सिर्फ मान गए हैं बल्कि दीदा दलेरी के साथ वो ये कह रहे हैं कि हम आइंदा भी घुसकर मारेंगे और ये करेंगे। पाकिस्तान इसका जवाब सिर्फ ज़बानी कलामी दे रहा है, ये सवाल उठाया जा रहा है। मामला ये है कि जब ईरान ने
वहाँ से एक अटैक किया, पाकिस्तान का ब्रदर इस्लामी मुल्क है, तो पाकिस्तान ने बाकायदा उसी तरह ताकत के साथ जवाब दिया। अफगानिस्तान से जब कोई मामला होता है, पाकिस्तान उसी तरह ताकत के साथ जाकर जवाब देता है। लेकिन इंडिया जो है वो ब्रदर इस्लामी मुल्क नहीं है। पाकिस्तान के कागज़ों में वो पाकिस्तान का दुश्मन हमसाया मुल्क है। इंडिया को दुश्मन हमसाया मुल्क पाकिस्तान के हुक्मरान और पाकिस्तान के सारे इदारे समझते हैं। अब ब्रदर इस्लामी मुल्कों को तो हमने टिका के जवाब दिया, ये जो दुश्मन हमसाया मुल्क है इसको पाकिस्तान ने अब तक जवाब क्यों नहीं दिया? इंडिया का जो सफ़ीर है वो पाकिस्तान में मौजूद है, इस दावे के बावजूद कि उन्होंने पाकिस्तान के अंदर घुसकर 20 पाकिस्तानियों को कत्ल किया और दहशतगर्दी पाकिस्तान में फैलाई, और कहते हैं आइंदा भी करेंगे। सफ़ीर भी यहाँ मौजूद है, हमने प्रोटेस्ट भी कोई नहीं किया, इसका कोई तगड़ा जवाब भी हम नहीं दे रहे, सिर्फ स्टेटमेंट हमने जारी कर दिए हैं। एक ख्वाजा आसिफ साहब ने कर दिया है, एक वजारत खारजा ने कर दिया है, प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं है। भाई इस एतराफ़ के बाद तो आपको दुनिया के अंदर हलचल मचा देनी चाहिए, लेकिन अभी तक फ़िलहाल कुछ नहीं हुआ। नाज़रीन, हुकूमत सेनेट के अंदर चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का जो है वो इंतखाब करवाना चाह रही है। उस पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो ये कहते हैं कि अभी एक सूबे के अंदर सेनेटर्स का इंतखाब नहीं हुआ, 11 सेनेटर्स अभी कम हैं। तो जब 11 सेनेटर्स कम हैं और इलेक्टोरल कॉलेज पूरा नहीं है, तो फिर आप कैसे ये इंतखाबात करवा सकते हैं? देखें, इसी बुनियाद के ऊपर कि इलेक्टोरल कॉलेज पूरा नहीं है, यानी पूरे वोट मौजूद नहीं है, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा की मखसूस नशस्तों को अभी तक ओथ नहीं लेने दिया गया। वहाँ पे अली अमीन गंडापुर ने उन्होंने ये मौक़िफ़ अपना लिया है कि मैं अपना हक़ नहीं खाने दूँगा, तो वो वहाँ पे ओथ नहीं लेने दे रहे। अब क्योंकि वहाँ पे कुछ नशस्तें कम हैं, इसलिए खैबर पख्तूनख्वा के अंदर सेनेट का इलेक्शन ही नहीं करवाया इलेक्शन कमीशन ने। तो अब सेनेट के अंदर भी कुछ नशस्तें कम हैं, लेकिन सेनेट में वो इलेक्शन करवाने जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ फ़ायदा पीडीएम की जमातों को, मौजूदा हुकूमत को हो रहा है। आप गौर कीजिए कि यही जो फार्मूला है, जब खैबर पख्तूनख्वा में जाता है तो वो कहते हैं कि सीटें पूरी नहीं है, हमने अभी यहाँ पे इलेक्शन नहीं करवाना सेनेट का। लेकिन यही फॉर्मूला जब सेनेट के अंदर जाता है तो वहां 11 सेनेटर्स का भी इलेक्शन होना बाकी है, और वो कहते हैं यहां सीटें पूरी नहीं है, लेकिन क्योंकि वहां पीडीएम जीत रही है तो इलेक्शन कमीशन कहता है करा दो इलेक्शन। ये जो दोहरा म्यार है ना, ये कदम कदम के ऊपर ये बता रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हर जगह पे डैमेज किया है और पीडीएम को फायदा पहुंचाने की कोशिश की है, पीएमएलएन को, पीपल्स पार्टी को, बाकी जमातों को। अब आज का दिन नाज़रीन बड़ा इंपॉर्टेंट है। दो बड़ी अहम चीज़ें हैं जिसके ऊपर सबकी नज़र होगी। एक तो 4 केसेस है, इमरान खान साहब के तोशाखाना वाला फारिग हो गया, साइफर वाला ईद के बाद चला गया, 15 तारीख से ऑनवर्ड वो लगेगा और वो भी तकरीबन फारिग है, जो सलमान सफदर साहब ने साइफर को सिफर किया है। उसके बाद जो है वो इद्दत में निकाह वाला मामला, उसको जानबूझकर लटकाया गया है और 9 तारीख को उसकी एक सुनवाई है, और कोशिश तो ये की जाएगी कि इमरान खान साहब और उनकी अहलिया ईद जो है वो जेल में बनाएं, जेल से बाहर वो ना निकल सकें। लेकिन अगर मेरिट के ऊपर इस केस को सुना जाता, एक हेयरिंग पहले हो चुकी है, अगर वहाँ सुना जाता और 9 तारीख को सुना जाता या 8 तारीख को, तो फिर कम से कम बुशरा बीबी जो है उनकी ज़मानत हो सकती थी, वो इस केस में बाहर आ सकती थी। भारत आज नहीं आएंगे तो कल आ जाएंगे, केसेस के अंदर तो है कुछ नहीं। अलकादर यूनिवर्सिटी वाला केस जो है वो भी आपके सामने है, उसका भी तया पंचा हो चुका है। 2 चीज़ों पे आज के दिन में सबकी नज़र सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे होगी, 2 बातों पे, और काजी फायद ईसा साहब के ऊपर नज़र होगी। नंबर 1 चीज़ ये होगी कि तसद्दुक जिलानी साहब ने जो दावा किया है कि उनके बारे में गलत बयानी की गई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जो काजी फायद ईसा साहब से मंसूब है और अटॉर्नी जनरल से मंसूब है। अब देखना यह है कि काजी फायद ईसा साहब इसके ऊपर क्या मौक़िफ़ लेते हैं आज के दिन में। क्या वो तसद्दुक जिलानी साहब से माजरत करेंगे, या वो ये कहेंगे कि उनके पास इंफॉर्मेशन कुछ और थी, या कुछ भी, जो भी वो इसके बारे में कहेंगे, इसके ऊपर सबकी नज़र होनी चाहिए कि काजी फायद ईसा साहब जो फेक न्यूज़ के लिए बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद रहते हैं, जो हमेशा मीडिया और सोशल मीडिया के ऊपर तनकीद भी करते हैं, क्या अपनी फेक न्यूज़ के ऊपर वो कोई मौक़िफ़ लेंगे, ये हम देख लेते हैं। दूसरा, पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का ख़त, इसके बाद अब काजी फायद ईसा साहब आएंगे अदालत में। देखते ये हैं कि पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जो नुक्ता उठाया कि सीनियरिटी को नज़रअंदाज किया जा रहा है और उनका ये हक बनता है कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जज के तौर पे तैनात किया जाए, लेकिन काजी फायद ईसा साहब से उनको ये शिकवा है कि इस मामले को वो डिले कर रहे हैं।
हालांकि इससे पहले काजी फायद ईसा साहब ने खत लिखकर अपने से पहले वाले चीफ जस्टिस को कहा था कि फौरी तौर पे जजेस को अपॉइंट किया जाए, और सीनियरिटी का एक जो है वो उसूल बड़ा पसंद करते थे काजी साहब भी और उनके सारे हमायती भी। लेकिन आज सीनियरिटी को लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है। 2 जजेस रिटायर हो चुके हैं, ये एक और जज भी रिटायर होने जा रहे हैं। क्या इंतजार किया जा रहा है ऐसे जजेस का जो मनपसंद है या जो जिनका आना पसंद किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में? ये सवालात पैदा हो रहे हैं। देखते हैं इस पे काजी फायद ईसा साहब आज क्या मौक़िफ़ लेते हैं। नाज़रीन, अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।